sir. गुड मॉर्निंग। तुम्हारा पहला लेक्चर कितने बजे होता है? 9 बजे। चलो, कल की कोई चीज याद है? यस सर। कीवर्ड्स और डाटा टाइप्स देखे थे हमने, यस सर। है ना? ये डाटा टाइप को हमको थोड़ा और डिटेल में देखने की जरूरत थी। तुमको दिख रहा है डाटा टाइप? ये पीपीटी दिख रही है? सर अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं दिख रही, अभी शेयरिंग हो रही है। अभी ठीक है? नो सर, अभी भी नहीं दिख रही। अब यस सर, अब दिख रही है। ठीक है। तो हमने ये देखा था कैरेक्टर टाइप का क्या साइज होता है ना? इसके ऊपर वाली एक दो स्लाइड्स शायद मैंने डिलीट कर दी वो वाली, बट तो ये हमने साइजेस देखी थी इनकी, क्यों इनकी साइजेस हमको डिफाइन करनी पड़ती है मेमोरी के अंदर, ताकि हमको वो रेंज भी पता चल जाए, और जितने भी डाटा टाइप्स और जितने भी हमको यूज़ करने हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जितने भी टाइप के डाटा टाइप्स जो हमारे पास में अवेलेबल है, इनको जिनको भी हमको यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उनकी साइजेस वेरी करती है, क्योंकि इनकी सबकी हमारे पास लिमिटेशंस यूज़ करने की अलग अलग है। और ये जितने भी हमने सबको अलग अलग डाटा टाइप प्रोवाइड किए हुए हैं, इसका एम यही है कि आप जो है कि अपने मेमोरी को बचाओ। मेमोरी जितनी बचेगी उतनी प्रोसेसिंग आपकी कम होगी, और प्रोसेसिंग कम होगी तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो ज़्यादा इफिशिएंट मिलेगा, है ना? जल्दी रिजल्ट मिलेगा, एग्जीक्यूशन पावर उसकी बढ़ती चली जाएगी। अब हमने बेसिक कल हमने देख लिया था 2 to the power 0 कितने होते हैं, 2 to the power 7 तक जाता है ना? 8 तक जाता है, 2 to the power 8 तक का। तो जितने ये 1 बाइट के साइज है, जैसे कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर आपका क्या है, 1 बाइट का है, तो इसकी 1 बाइट की साइज है, तो इसकी रेंज क्या रहेगी आपकी, 2 to the power 8 की, क्योंकि 8 बिट होते हैं 1 बाइट के अंदर। और 2 to the power 8 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 256। ओके, तो टोटल 256 कॉम्बिनेशन आपको देखने को उसमें मिलते हैं। तो आपके पास में अवेलेबल स्पेस कितनी हो गई, 256 की। 0 से लेकर स्टार्ट करें तो 255 तक, तो अवेलेबल स्पेस आपके पास कितनी हो गई, 256 की। ये आपके पास में एक अवेलेबल रेंज हो गई है अब कैरेक्टर टाइप के लिए, क्योंकि इसको सी प्रोग्राम में 1 बाइट की साइज दी जाती है। अब इसको अगर हम उस तरीके से देखें, पॉजिटिव नेगेटिव रेंज में देखें, तो 0 से लेकर इधर प्लस की ओर जाएंगे तो देखो 0 भी पॉजिटिव में ही गिनाता है, तो 0 से लेकर 127 तक अपनी पॉजिटिव वैल्यूज जाएगी, और -1 से लेकर -128 तक की अपनी नेगेटिव साइज जाएगी। ये चीज आपको दो और फैक्टर्स में देखने को मिलती है, वो जो आपको दिख रहा है, साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर। ठीक है, जब भी आपको कोई नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, दोनों अलग अलग तौर पर आपको अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आपके इसमें है, तो वहां पर आप क्या करोगे, साइंड कैरेक्टर का यूज करोगे। साइंड मतलब जहां पर आप साइन लगा पाते हो पॉजिटिव या नेगेटिव का, तो वो हो गया आपका साइंड कैरेक्टर, है ना? साइज सेम है उसकी भी। और अनसाइन कैरेक्टर में आ जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आप शो नहीं कर पाओगे, ओनली पॉजिटिव। तो जो आपके 128 माइनस वाले थे, उसको भी हमने क्या कर दिया, प्लस वाले साइड में ऐड कर दिया, कि उसमें भी हम आप प्लस वाली वैल्यूज ही इंटर करेंगे। तो वो मेरे पास पूरी की पूरी रेंज 0 से लेकर 255 तक की पूरी अवेलेबल हो गई है। ओके, और साइंड में मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज है, तो मुझे दोनों को बराबर हिस्से में बांटना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 127 मेरे पास पॉजिटिव हो गई, और -1 से लेकर -128 तक की मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज हो गई। नेगेटिव। ओके,
तो जब भी इस Yes, sir. तरीके से आपको अगर डिवीजन करना हो तो वहां पर आप साइंड कैरेक्टर ले लोगे, जहां पर आपके साइन यूज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, और जहां पर साइन का कोई लेना देना नहीं है अनसाइंड कैरेक्टर ले लो। और नॉर्मल आपके कैरेक्टर जो होते हैं वो आपको किसी भी तरीके से आपके यूज में आ सकते हैं, है ना। फिर आता है आपका इंटीजर टाइप, जिसमें 2 या 4 बाइट की आपको जगह दी हुई रहती है। 2 बाइट मतलब आपके हो गए 16 बिट हो गए, हुए कि नहीं। Yes, sir. और 4 बाइट मतलब आपके 32 बिट्स हो गए। अब ये 2 और 4 ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर मशीन, हर कंपाइलर जो आपके पास में अवेलेबल है उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई 2 बाइट पे वर्क करता है, कोई 4 बाइट पे वर्क करता है। इसमें भी सेम आपका वही आ गया अनसाइंड कैरेक्टर वाला। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को देखना है तो उस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें अगर आपको 2 बाइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी हो जाती है, -32,768 से लेकर +32,767 तक। ठीक है, ये किसके लिए हो गई, 2 बाइट्स के लिए। या अगर इनको अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव में ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल कितनी रेंज हो जाएगी इसकी, 65,536। 36 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंक्लूडिंग जीरो टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 65,536 वैल्यूज। किसके लिए, 2 बाइट के लिए। और 4 बाइट की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है 4 जो भी हो, ये सारी की सारी इतनी बड़ी आपको रेंज उसमें मिल जाती है 4 बाइट्स में। मतलब इतना बड़ा नंबर आप क्या कर सकते हो, अनसाइंड या जो भी है 4 बाइट वाले कंपाइलर के अंदर आप इतना वाला, इतना बड़ा जो डिजिट है वो आप इंटीजर में कंसिडर कर सकते हो, है ना। ये 2 बाइट और 4 बाइट का फर्क है। जैसे 65,536 इस रेंज तक की वैल्यू अगर आप इंटीजर के अंदर अपने वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हो तो आप उसको इंटीजर डिफाइन कर सकते हो। और अगर इससे बड़ी वैल्यू आपको चाहिए तो फिर आपके पास में लॉन्ग वाला अवेलेबल है। ठीक है, Yes. लॉन्ग वेरिएबल अवेलेबल है, उसमें 8 बाइट होती है, फिर उसमें आप इतना बड़ा नंबर आपके पास अगर कोई हो तो वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, Yes. क्योंकि अगर मैं सबकी अगर 8 बाइट की साइज कर दूं तो 8 बाइट साइज कितनी जगह ले रही है, 2 टू द पावर 8 बाइट मतलब 8 8 64, 64 बिट्स को वो यूज कर रही है। कौन से, लॉन्ग डाटा टाइप। तो अब मेरे को अगर नॉर्मली 10+10 करना है और मेरे लिए अगर दो वेरिएबल 64 बाइट लेकर के बैठ जाएंगे तो मेरी मेमोरी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, बहुत ज्यादा होगी ना। मुझे तो नॉर्मल Yes, sir. नॉर्मल मुझे करना है 10+10 करना है, 10+20 करना है, मुझे साधारण सा कोई एडिशन करना है, तो उसके लिए मैं इंटीजर यूज करूंगा कि लॉन्ग यूज करूंगा, Long. इंटीजर ना बेटा। इंटीजर आपका कम वैल्यूज ले रहा है, कम मेमोरी ले रहा है। लॉन्ग आपका ज्यादा मेमोरी ले रहा है। अगर मुझे एडिशन करना है 7+8 तो मैं कौन सी वाली वैल्यू लूंगा, Sir, इंटीजर लूंगा integer. कि लॉन्ग लूंगा, क्योंकि लॉन्ग तो इतनी Integer. इतनी बड़ी बाइट लॉन्ग जो है कि अपने में स्टोर करके रख रहा है, तो इतने का मेरे को काम थोड़ी है। मुझे तो छोटा सा मेरा एक 10+20 करना है, 10+10 करना है, तो वो तो मेरा छोटे से इंटीजर से ही हो जाएगा, है ना। Yes. अब इंटीजर की जो Yes, sir. साइज है वो वेरी करती है कंपाइलर टू कंपाइलर, कभी 2 बाइट भी यूज करता है कोई कंपाइलर, कोई 4 बाइट भी यूज करता है। अनसाइंड इंटीजर की वही बात हो गई आपकी कि जहां पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली आपके पॉजिटिव ही रहेंगे सारे के सारे। अनसाइंड कोई साइन नहीं है उसके आगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उसकी रेंज आपकी जाएगी 0 से लेकर 65535। ओके, ये Yes. 2 बिट के Yes, लिए sir. और 4 बाइट के लिए आपकी ये वाली रेंज चली जाएगी। अब इंटीजर से भी छोटा वाला एक यूज होता है शॉर्ट, है ना। अब इंटीजर को आप 4 बाइट कंसिडर कर लो, शॉर्ट को आप 2 बाइट कंसिडर कर लो। तो इंटीजर अगर आपका 4 बाइट है तो शॉर्ट आपके पास में उससे भी एक छोटा वाला अवेलेबल है जिसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट। तो ये 2 बाइट का है। अब रेंज तो वही आ जाएगी सेम वाली। जब इंटीजर 4 बाइट का हो तो वहां पर आपका शॉर्ट कितने बाइट का हो जाएगा, 2 बाइट का। ओके, उससे बड़ा वाला आपको अगर रेंज चाहिए तो आपके पास में लॉन्ग है जो 8 बाइट का है। ठीक है, आ रहा है समझ में। Yes. Yes, sir. इसी तरीके से आपके फ्लोट्स और उन सब के लिए भी वैल्यूज चेंज होती रहती है ना। हमको नेक्स्ट देखना था इसमें आज के लिए कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप्स।
अब जैसे मैंने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए इंटीजर बी, और मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया फ्लोट। अब मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया फ्लोट। फ्लोट में है मेरे परसेंटेज 77.77, ये मेरे पास में दूसरा वेरिएबल है फ्लोट नाम का। अब मुझे इंटीजर और फ्लोट दो डिफरेंट डाटा टाइप्स को अगर मुझे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर मेरे ये ऐड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप फिर जो हो होता है वो जाएंगे। इंटीजर को ही ऐड कर पाता है। इंटीजर इंटीजर जो भी रहेंगे उनको ऐड कर पाएगा, फ्लोट रहेगा वो फ्लोट फ्लोट टाइप को ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो वो आप इंटीजर को फ्लोट में ऐड करने की कोशिश करोगे, फ्लोट को इंटीजर में ऐड करने की कोशिश करोगे, तो वो तो कंप्यूटर लेगा नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप्स। कास्टिंग मतलब यही हो गया कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे मेरे पास इंटीजर है मेरा टोटल नंबर। टोटल नंबर तो आपको पता है कितने होते हैं, 550, 500, 600, आपके सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर कितने होते हैं? फिर मैं 6। हाँ, जैसे 12th की बात करें तो 500 मार्क्स आपके टोटल है, यस सर। और 600 मार्क्स आपके टोटल है। ये 10th आपके के। टोटल हो गए। जैसे इंटीजर आपके इंटीजर वेरिएबल अपन इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है। और जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता है कि उसमें कोई ना कोई डेसिमल वैल्यूज आएगी, तो वहां पर हम इंटीजर नहीं लेते, वहां पर हम फ्लोट को यूज करते हैं। बट अगर मुझे किसी ने बोला कि आपके फ्लोट वाली वैल्यू में अगर आप इंटीजर वाली वैल्यू ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप वहां पर क्या करोगे? वहां पर आपको सर। कास्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो यस सर। वो कहलाती है आपकी कास्टिंग। टाइप कास्टिंग रेफर्स टू चेंजिंग एन वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। अब मैंने इंटीजर का एक्स लिया, सॉरी इंटीजर के एक्स वाई लिए, और फ्लोट का जेड लिया। अब मैं इंटीजर के एक्स के अंदर इंटीजर का वाई और फ्लोट का जेड ये ऐड कर रहा हूँ, है ना। वैसे अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट में। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपको फ्लोट वाली वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो इंटीजर में, और रिजल्ट आप फिर जिस भी वेरिएबल में ले रहे हो, इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करके उसमें ऐड इंसर्ट करने की जरूरत है। सिंपली अभी आप कास्टिंग समझो। कास्टिंग क्या होता है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग। The compiler will automatically change one type of data into another data if it makes sense। वैसे देखा जाए तो कंपाइलर जो है आपके जो प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, वो वैसे तो कुछ एक डाटा टाइप्स है जिनको वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ना। कुछ एक कर देता है वो, बट बाकी के आपको देखने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, अगर आपने फ्लोट का वेरिएबल लिया है और उसमें कोई इंटीजर वाली वैल्यू आपने ऐड करी है, द कंपाइलर विल कन्वर्ट द इंटीजर इनटू फ्लोट। तो फ्लोट वाली वैल्यू ली, उसमें इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो कन्वर्ट फाइनली किस में हो गई, फ्लोट वाले टाइप में। तो कंपाइलर आपकी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में अगर आप डाल रहे हो तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फ्लोट टाइप वाली, मतलब डेसिमल टाइप वाली हो जाएगी। Casting allows you to make this type conversion explicitly or to force it when wouldn't normally happen। जब कंपाइलर आपके ये कन्वर्जन जो है, जैसे मैंने अभी इंटीजर को फ्लोट में ऐड करा तो वो फ्लोट हो गया, मतलब वो कन्वर्ट हो गया फ्लोट वाले टाइप में। तो ये क्या हो गया आपका, ये खुद कंपाइलर कर देता है। और कभी अगर आपको फ्लोट वाले को इंटीजर टाइप में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो वहां पर फिर आपको हो सकता है कि टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ी। कभी इंटीजर को फ्लोट में करना है तो टाइप का मतलब आपको खुद करना पड़े, कंपाइलर मना कर दे करने से कि मैं नहीं कर सकता, तो वहां पर आपको खुद करना पड़ता है। तो उसको आप क्या कहते हो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट मतलब हम खुद बाहर से हम खुद उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई। और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो कंपाइलर खुद कर ले। ठीक है, आ रहा है समझ में? हेलो। यस सर। कास्टिंग क्या होती है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट मतलब जो कंपाइलर खुद कन्वर्ट कर देता है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट
जो हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमको बताना पड़ता है कि भाई साहब ऐसा करो, तो वो क्या हो गई आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। फर्स्ट वाली हम देख रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, व्हेन द टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर। वही बात कह रहा हूं मैं कि अगर वो खुद कर ले तो आपके इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई। अब देखो एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है 10, फिर मैंने कैरेक्टर वैल्यू लिया जिसका वैल्यू क्या है a, कैरेक्टर y है जिसके अंदर वैल्यू क्या रखी है हमने, एक a स्टोर कर रखा है हमने। फिर हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है z, है ना। और अब देखो हम अब इसको कैसे कन्वर्ट कैसे हो रहा है। अब ये क्या है y जो है, y कौन सा टाइप है, कैरेक्टर टाइप है। हाँ बोलते रहना मेरे को कंटिन्यू समझ में आ जाए। y किस टाइप का है, कैरेक्टर यस टाइप, सर। और x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब हम क्या कर रहे कैरेक्टर। हैं, इंटीजर और कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ओके, इंटीजर और कैरेक्टर को हम ऐड कर रहे यस हैं सर। और स्टोर किसके अंदर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप में। x कौन सा टाइप है, एक्स के अंदर इंटीजर टाइप इंटीजर। है ना। तो हम इंटीजर और कैरेक्टर का एडिशन कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप में। मतलब ये जो कैरेक्टर है आपका, अब ये कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, है ना। यस सर। कैरेक्टर टाइप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। ये जो इंटीजर में। इक्वल्स टू के इधर वाला जो साइन होता है ना, उसमें आपका हमेशा कन्वर्ट होता है। तो ये जो है इंटीजर एक्स है हमारे पास में। ओके, तो ये जो आपका एक्स और वाई जो भी ऐड होगा वो किस टाइप में कन्वर्ट होगा, इंटीजर टाइप एक्स। इंटीजर टाइप। हाँ, तो अब आपकी वैसे अगर आप देखते हो जो आज की वैल्यू अगर आप बात करें, जैसे ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो किस नंबर से रिप्रेजेंट होता है, 97 से, इंटीजर। स्मॉल वाला कंपाइलर। जब आप ऐसा ए लिखते हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, ऐसा जब ए लिखते हो तो वो कंप्यूटर उसको क्या वैल्यू समझता है, 97। 97। तो ए की वैल्यू क्या है इंटरनली, 97। स्मॉल लेटर स्मॉल केस में ए की वैल्यू 97 है, बी की वैल्यू 98, सी की वैल्यू 99, ऐसे बढ़ते जाएगा। और कैपिटल लेटर में ए की वैल्यू क्या होती है, 65। ठीक है, यस कैपिटल सर। लेटर में ए की वैल्यू क्या होती है, 65 होती 55। है ना। तो ये ध्यान रखना। और स्मॉल लेटर की हो जाती है 97। तो अब ये क्या हो जाएगा, 97 प्लस 10, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इंटीजर में, तो हो जाएगा 107। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 107। 97 प्लस 10 कितना हो जाएगा, क्या सर? 97 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा आपका, 100 से। है ना। तो अभी आप देख रहे हो कैसे आपने a को ऐड करा इंटीजर के साथ में, फिर भी ये इंटीजर के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपने सिंपल लिख लिया x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये किस टाइप का हुआ, इम्प्लिसिट टाइप का। इम्प्लिसिट टाइप का आप एक और चीज समझो कि जो आपके छोटे डाटा टाइप्स है, अगर उनको बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे अभी कैरेक्टर 1 बाइट का है और इंटीजर हमारा 2 बाइट का है, तो हम 1 बाइट वाले को 2 बाइट वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपकी इम्प्लिसिट हो जाएगा, इसमें कोई आपको एरर नहीं शो करेगा, क्योंकि छोटे वाले को बड़े वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इजीली हो जाता है ना। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहाँ पर फॉलो होगी, जहां पर आप छोटे वाले को बड़े वाले में कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये आपका इंटीजर कितने बाइट का है, 2 बाइट का, और लॉन्ग कितने बाइट का है, 8 बाइट का। 8 बाइट। अगर आप इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग वाले को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, मतलब 8 बाइट को 2 बाइट या 4 बाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर आपको करना पड़ेगा, वहां पर कंप्यूटर खुद होकर के नहीं करेगा। तो वो जो आपको करना पड़ेगा वो है आपका यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। जैसे अब हमको करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि भाई साहब इसको ये वाला डाटा टाइप कंसीडर करो और फिर ऐड करो। अब देखो कैसे, यहाँ पर है आपका एग्जांपल कि डबल वेरिएबल आपने लिया है, डबल
डबल भी एक डाटा टाइप होता है ना, इंटीजर से बड़ा होता है, सॉरी फ्लोट से बड़ा वाला होता है, जो हमने देखा है एक दो बार। तो अब आपने डबल वाला वेरिएबल ले रखा है, उसका नाम है एक्स और उसके अंदर वैल्यू है 1.2। ठीक है, अब आपको क्या कर रहे हो, आप इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल लिया है सम, जिसका नाम है, और आपको क्या करना है, अब इस डबल को +1 करना है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर वाले वेरिएबल में उसको आप स्टोर करना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पर जो आपका ये एक्स है, ये क्या है, डबल टाइप का है ना, और आप स्टोर किस में करना चाह रहे हो, इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में। तो अब आपको इस एक्स को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इस डाटा टाइप में। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, ब्रैकेट में डाटा टाइप लिख देते हो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। अब जैसे मुझे अगर यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं इस तरीके से लिख देता। ठीक है, आया यस सर। समझ? यस सर। इसको अगर मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा कि इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रही है चीज? यस सर। ओके, तो ये आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये नो संदीप सर। गोलकर किसका नाम है, कौन है ये? माइक अनम्यूट करो तुम्हारा। संदीप गोलकर। वीडियो ऑन करो तुम्हारा 2 मिनट। यस सर। कौन सी वाला क्लास अटेंड कर रहे हो तुम? हाँ, क्या पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तुम? सर अभी 2-3 क्लास अटेंड करिए, कल लेट हो रहे क्लास में। नहीं तो मेरी क्लास तो तुमने अटेंड ही नहीं करी ना। करिए सर, फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी, सेकंड भी कल की नहीं करी थी सर, कल के लेट हुआ था शाम। नहीं, मेरे को तो कभी तुम्हारा नाम ही नहीं दिखा। मेरे को तो निधि, प्रीति और प्रज्ञा तीन ही दिखते हैं इसके अंदर, जितने लेक्चर मैंने अभी तक नहीं सर, लिए। आपने जब पहला क्लास अटेंड किया, आपने ये कौन सा एनाकोंडा इंस्टॉल करने का आपने बताया था सर। अभी तो तुम्हारी ये वाली क्लास थोड़ी है। तुम कौन से में हो, बीटेक में हो? हाँ सर, बीटेक सी। बीटेक सीएससी, तो ये तुम्हारी क्लास नहीं है बेटा, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लास है, बीएससी। बीटेक नहीं है ये। वो जो पाइथन वाली क्लास है वो 2 बजे से है आपकी। कौन सी? पाइथन वाली जो क्लास है वो 2 बजे है आपकी। 2 बजे? हाँ यस सर। हाँ, ठीक है, ओके। भाई मैं सोचूं ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। ठीक है, तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? कोई इसमें प्रॉब्लम? प्रज्ञा, मिनी, प्रीति, क्या है जो भी है? यस सर। आ, अब आपको पता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो खुद कंप्यूटर कर लेता है वो किस टाइप में होता है, जहां पर छोटा वाला डाटा टाइप को बड़े वाले में कन्वर्ट करना है तो वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है यार। मुझे अगर छोटी सी कोई चीज अगर बड़े वाले बर्तन में रखनी है तो इजीली रखा जाएगी, बट बड़े वाले को अगर मुझे छोटे में करना है तो मुझे कुछ ना कुछ उसका चेंज उसमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें मुझे इधर उधर करनी पड़ेगी चीज। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपको करना पड़ता है। करने का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख ही गया है किस तरीके से करते हैं। जो भी आपका वेरिएबल है, जैसे एक्स है डबल टाइप का, तो उस एक्स को आपको जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर वो एडिशन होकर के सब्ट्रैक्शन होकर के जो भी कुछ करना है तो वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, ये जिस भी टाइप में आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसका टाइप यहाँ पर लिखो, बट उसको फिर स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो स्टोर भी करोगे तो किस टाइप में करोगे आप, उसी टाइप में जिस टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करना है एक्स को, तो यहाँ पर आपको उसको स्टोर भी कैरेक्टर टाइप में ही करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अगर आप इसको इंटीजर लिख दो यहाँ पर, तो ये फिर और कुछ मीनिंग निकल जाएगा इसका, है ना। फिर क्या होगा,
कि ये कैरेक्टर टाइप में कंसिडर करेगा किसको, 1.2 को। 1.2 के हिसाब से कैरेक्टर का कोई वैल्यू नहीं होती है। कैरेक्टर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हमने सेट कर रखी है 255 तक, तो 1.2 कुछ होती नहीं है, तो वो क्या कर देगा, एरर कर देगा। तो इसीलिए जिस भी टाइप में आपको उसको कन्वर्ट करना है तो स्टोर भी आपको उसी टाइप के वेरिएबल में करना पड़ेगा। ओके, चीज हो रही है, क्लियर हो रही है चीज? कोई इसमें और दिक्कत यस तो नहीं? सर। चलो, मेरी इच्छा थी आज तुमको एक प्रोग्राम बना करके दिखाया जाए, है ना। रुको एक मिनट। मेरी स्क्रीन शेयरिंग, अरे यार ये इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। मैं तो दिख रहा हूँ ना तुमको? यस सर। हाँ, एक मिनट है ना, ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे ही होता है। सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर का थोड़ा इसी तरीके का प्रॉब्लम है। चलो, ये आपका टर्बो, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुमको कंप्यूटर की? यस कंप्यूटर, सर। हाँ। तो ये देखो, ये टर्बो सी प्लस प्लस मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है। इस तरीके का सॉफ्टवेयर आप जब भी अगर इंस्टॉल करना हो आपको, तो मुझे बता देना, कुछ नहीं होता है। आपको गूगल से उसको जाकर के नेट से डाउनलोड करना है सिंपली, और उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ आप .exe फाइल पे, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है? हाँ, नहीं क्या है? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तुमको ये स्क्रीन दिख रही है ब्लू वाली, यस सर। है ना। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग स्क्रीन है। इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपका फाइल है। अगर आपको कोई न्यू प्रोग्राम बनाना है तो आप न्यू प्रोग्राम इसको बना सकते हो, है ना। ये तो कुछ बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसमें। हाँ, इसमें आपके किसी भी तरीके के जो भी है सेलेक्ट वेलेक्ट करके कॉपी कॉपी पेस्ट जो आप करते हो, वो चीज इसमें नहीं हो पाती है। हालांकि दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर है वो हो जाते हैं, उसमें सारी चीजें हो जाती है, बट इस वाले में नहीं होती। तो इस, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुमको? यस सर। आवाज भी आ रही है क्लियर? यस सर आ रही हाँ, है। तो ठीक है। ये मैंने एक नो नेम वाला भी मैंने ये करा है। इसको मैं किसी भी टाइप से अपना नाम दे सकता हूँ, सेव एज करके, है ना। फर्स्ट प्रोग्राम मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, फर्स्ट डॉट सी। मेरा अभी सी प्रोग्राम है, तो इसको मैं सी में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है ना। वैसे अपन सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग देखेंगे, बट आज के लिए अपन एक सैंपल के तौर पर अपन सी का प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें आपके लिए सबसे पहले जरूरी होता है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आपके पास में अवेलेबल है बहुत सारी टाइप की। अब ये हेडर फाइल होती क्या है, एक एग्जांपल के लिए ये है आपके पास हैश इंक्लूड। यार ये मेरा बटन काम नहीं कर रहा है इस वाला। इस तरीके का एंगल ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। अब ये लगेगा ही नहीं तो प्रोग्राम कैसे रन होगा। ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना, जैसे ये वाला, है ना, तो उसी तरीके से इसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ जाएगा दूसरे वाले डायरेक्शन वाला, बट ये मेरे इसमें ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट है ना, चालू रहने दो। दूसरा कीबोर्ड कनेक्ट करके देखता हूँ।
अभी दिख रहा यस सर दिख रहा है ना? तो ये हैश इंक्लूड, इसके बीच में आप लिखोगे stdio.h। डॉट एच का मतलब हो जाता है आपकी हेडर फाइल, है ना? डॉट एच जैसे अभी हमने डॉट सी करा, तो वो हमारा सी लैंग्वेज का एक फाइल हो गई, तो डॉट एच क्या हो गया आपका? हेडर फाइल हो गया। अब ये जो stdio.h जो है आपका, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आप फंक्शन इसके अंदर यूज करने वाले हो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका फुल फॉर्म ये है। अब हमारे अंदर जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे हमारे इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, तो वो सारे किसके अंदर स्टोर है? आपके stdio के अंदर स्टोर है आपके, है ना? हैश इंक्लूड conio.h। conio.h ये हेडर फाइल वो है जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का कंसोल, अभी कंसोल आपको दिखेगा जहाँ पे आउटपुट आपका शो होता है ना, उसको कंसोल बोलते हैं। तो वो कंसोल से आप जो भी चीज उठाते हो, बंद करते हो, उस कंसोल पे जो भी आपका आउटपुट दिखता है वहां से आप इनपुट लेते हो। जो भी कंसोल से हमारा जो डील होगा, जहाँ पे यूजर इनपुट आउटपुट देखेगा, वो वाले कंसोल से आपका जो भी कनेक्शन है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? conio.h। फिर उसके बाद मैंने आपको कितने बार ही समझा चुका हूँ कि आपके फंक्शन में, आपके प्रोग्राम में हमेशा मेन फंक्शन रहेगा ही रहेगा। इसके बिना कोई भी प्रोग्राम क्या है, रन नहीं हो पाएगा। मैंने बोला था आपको ये भी, है। है ना? बोला था कि नहीं? है। यस सर। तो इसी तरीके से आपका प्रोग्राम रन होगा। ये मेन फंक्शन जो भी है आप जब भी यूज करते हो, तो वो इस तरीके से ओपन करना पड़ता है आपको इन करली ब्रैकेट के साथ में, और इसी करली ब्रैकेट के साथ में आपको उसको क्लोज भी करना पड़ता है ना? अब इन ब्रैकेट के बीच में जो भी मैं लिखूंगा वो सब किसके अंदर कंसिडर होगा? मेरे मेन फंक्शन के अंदर। आ रही है चीज समझ में? यस सर। है ना? और मेन फंक्शन के ये जो दो ब्रैकेट अपन ने लगाए हुए पैरेंथेसिस, है ना, इस ये अगर किसी के साथ में अगर लगे हुए हैं तो समझ जाना वो फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है? आ रही है चीज समझ में? यस सर। अरे हाँ बोलो फटाफट, हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। यस सर। अब ये प्रिंट जो भी मैं लिखा हूँ ये भी क्या है? आपका फंक्शन है। ये हमको कहाँ पर अवेलेबल होता है? आपके stdio.h में। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम, ये कट गया है क्या आपके स्क्रीन से भी? आपको ये रनिंग आउट ऑफ टाइम वाला दिख रहा है क्या मैसेज? नहीं सर नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, आपको पूरा प्रोग्राम दिख रहा है ना? यस सर। तो इसी तरीके से आपका ये प्रिंट एफ लिख दिया आपने। अब ये आपका पहला वाला प्रोग्राम हो गया हेलो वर्ल्ड, है ना? वो डी देख लेना आप। तो ये आपका पहला वाला प्रोग्राम हो गया, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड वाला। ओके? यस। ठीक है, अब इसको आपको रन करना हो तो आप कैसे करोगे? ये रन पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा, है ना? अब इसमें आपका आउटपुट आकर के आपको जा भी चुका है, आपको दिखाई नहीं। ये रन हो गया, प्रिंट भी हो गया और हट भी गया, ये आपको दिखाई नहीं कभी। तो वो जो आपकी जो कंसोल स्क्रीन की बात कर रहा था जहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, वो अगर आपको देखनी हो तो उसके लिए आपको ये गेट ch वाला चीज लिखनी पड़ेगी। अब आप इसको अगर रन करने की कोशिश करते हो तो ये इस तरीके से आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, एक ये दो बार हेलो वर्ल्ड क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि एक बार अपन ने पहले भी प्रोग्राम रन कर दिया था, किया था कि नहीं किया था? और अभी अभी नेक्स्ट टाइम अपन ने अभी इस बार प्रोग्राम रन किया है। ठीक है? तो ये दो बार आपको आउटपुट दिख गए। तो अब आपको पिछला वाला अगर आपका अपना आउटपुट अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? CLR SCR क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन आप जैसे ही लिख देते हो तो आपके पास क्या हो जाता है? ये देखो, अब आपका पुराने वाले सारे के सारे जितने भी आउटपुट हुए थे वो हट गए और आपको क्या मिल गया? ये सिंगल वाला आपका आउटपुट मिल गया। ठीक है? क्लियर हो रही चीज? अब वो जो गेट कैरेक्टर नाम का अपन ने जो फंक्शन लिखा गेट ch, वो तब तक इस स्क्रीन को रोक रखेगा जब तक मैं यहाँ से कोई कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने प्रेस करा ये हट गई स्क्रीन। आ रहा है चीज समझ में? आ रही है? क्लियर हो रही है?
यस सर। यस सर। है ना। ये आपका पहला प्रोग्राम देख के खुशी हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा लगा क्या प्रोग्राम देख करके अभी? यस सर। हाँ। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में कुछ नहीं आया। तो देखो, हमने बात क्या करी थी कि कभी भी आपका कंपाइलर अगर रन होगा तो वो क्या करेगा, मेन फंक्शन को ढूंढेगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि उसको कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए आपके प्रोग्राम को चालू करने के लिए, तो वो किसको ढूंढता है, मेन को। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मेन लिख दिया, ये मेन नाम का मैंने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ बोलो फटाफट तो समझ में आएगा। यस। तो मैंने मेन नाम का फंक्शन लिख दिया, वो तो हमारे लिए लिखना जरूरी था। पर अब मेन के अंदर ये जितने भी मैं ये दूसरे वाली चीजें जो करूंगा, ये जो भी मुझे प्रिंट करना है, ये कैरेक्टर वाला, ये क्लियर वाला, ये जो भी मुझे चीज चाहिए, अब ये इन्होंने ऑलरेडी बना करके रखी हुई है ना। बट अब ये मैं यूज करनी हो मुझे, तो मैं कहाँ से लाऊंगा इसको? मुझे याद है क्या खुद ही? या मैं खुद ही कुछ कर लूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जितने भी फंक्शन जो भी मैं इसके अंदर यूज करता हूँ, ये मेरे पास कहाँ पर स्टोर होते हैं, मेरे पास में इस वाली हेडर फाइल में। ठीक है यस सर। है ना। तो इसलिए मैंने ये वाली हेडर फाइल लिखी ताकि मैं इन फंक्शन को यूज करूं। अब आपको प्रिंट करना था तो आपने सीधे प्रिंट एफ लिख दिया, ये वाला फंक्शन निकाल लिया, उसके अंदर अपनी वैल्यू लिख दी और सीधे प्रिंट हो गया। कितना इजीली प्रिंट हो गया। आपको कुछ करना पड़ा क्या उसके अंदर? नो। बोलो यार फटाफट, नहीं करना पड़ा ना? नहीं सर। नहीं। हाँ, नहीं। नहीं करना नहीं। पड़ा ना। तो ये इसी तरीके नहीं। से क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम रन हो गया, है ना। इसको मैं 1 मिनट अभी मेरे को क्विट करना पड़ेगा कि तुम्हारी अटेंडेंस और वो सब लेनी है मुझे। इस प्रोग्राम को मैं और तुमको अच्छे से समझा दूंगा अभी, है ना। अभी के लिए तुमको इतना समझ में आया कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके की होती है आपकी, ये चीज समझ में आई तुमको? आपको इसका यस पैटर्न सर। दिख गया है कैसा काम करता है? तो ये चीज समझ में आ गया आपको? अब मैंने ये यस सर। यार ये मैंने ना तुमको सारी की सारी चीजें ना पहले बता दी है, पर तुम्हारा अभी ध्यान नहीं है। आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? यस सर। हाँ आ रही है। तुम्हारा क्या है, ध्यान नहीं है उसकी तरफ। मैंने जो आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया था कि कंपाइलर को अगर कोई काम करना हो तो मेन फंक्शन के पास में जाएगा, है ना। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। बोला। तो वो मेन फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में, लिखना पड़ेगा क्यों नहीं? हाँ। यस लिखना सर। पड़ेगा लिखना ना मुझे पड़ेगा। वो वाला फंक्शन मेन प्रोग्राम के अंदर मेरे। तो मैंने वो जो लिखा था वॉइड मेन, वो मैंने उसमें फिर लिख करके बताया कि इस तरीके से आपको वो लिखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं कितने टाइम बचा है, तो 2 मिनट का टाइम बचा होगा, है ना। तो जैसे मैंने लिखा था ना उसके अंदर वॉइड मेन, है ना, ये मेन लिखा, तो वो जो मेन नाम की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो मेरा मेन मैंने इस तरीके से लिख दिया था। अब ये जो दो मैंने ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं, इसका मतलब होता है कि ये आपका एक फंक्शन है। मेन जो है, किसी भी अगर फंक्शन को जैसे वेरिएबल को करना हो आपको, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ता है, इंटीजर ए बी जो भी आपको दिखाना हो, है ना। तो इस तरीके से आपको शो करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आप किसी मेन मेन फंक्शन को मतलब फंक्शन को अगर आपको करना हो, तो ये आपका फंक्शन इस तरीके से शो होगा। मैंने अगर कोई एडिशन का फंक्शन बना दिया तो वो इस तरीके से दिखेगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बना दिया तो इस तरीके से दिखेगा। तो जहां पर भी ऐसे ब्रैकेट आएंगे वो क्या है, आपके फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन। ओके। तो फिर उसके बाद में जो मैंने stdio वाली जो फाइल बनाई थी उसके अंदर लिखी थी stdio.h, जो मैंने लिखा था, तो उसका मतलब होता है जो भी मैंने वहां पर जो प्रिंट फंक्शन का यूज किया,
देखो प्रिंट में भी ऐसे ब्रैकेट लगे हुए हैं, मतलब प्रिंट भी क्या है, एक फंक्शन है। function, गेट सी एच में भी ऐसे ब्रैकेट लगे हैं, मतलब गेट सी एच क्या है, ऐसा एक फंक्शन है function, जो ऑलरेडी उन्होंने बना के रखे हुए हैं अपने अवेलेबल, अपने को यूज करने के लिए, मतलब हमारे लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए उन्होंने सब कुछ बना के रखा है। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके का फंक्शन यूज कर लो, वो अपने आप कर देगा। गेट सी एच कर लो, वो अपने आप कर देगा। प्रिंट कर लो, वो अपने आप कर देगा। तो उन्होंने फंक्शन हमारे लिए बना करके रखे हुए। ये सारे फंक्शन आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इस stdio.h के अंदर। ठीक है, फिर इसी टाइप का आपका जो है conio.h है। conio.h को आप देखते हो कि ये जितने भी कंसोल से रिलेटेड जो आपके फंक्शन है, कंसोल से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शन है, वो आपके कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कोनियो में। तो ये गेट सी एच और ये जो CLR SCR है, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, कंसोल को रोक रहे हैं। एक गेट सी एच क्या कर रहा है, कंसोल को रोक के रख रहा है ना, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोक के रखा था उसने,